हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए हम लोग का जो टाइम बचा हुआ है उसके लिए एमसीक्यू के द्वारा सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 400 क्वेश्चन तक कर चुके हैं और हमारा टारगेट है 3000 क्वेश्चन को करने का। तभी हमारे पास 2 महीना से ऊपर का समय है, तो आसानी से जो है बाकी के 2600 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, धीरे धीरे क्वेश्चन की संख्या जो है आप देखेंगे 1 अप्रैल से आपका संख्या जो है बढ़ेगा, 50-60 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, अभी हम लोग 15-20 क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्लास नंबर हम लोग का 24 है। आशा करते हैं कि आप लोग का पढ़ाई टनाटन चल रहा होगा। कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है और ना ही रिजल्ट के बारे में सोचना है। ठीक, अननेसेसरी। बस आपको जितना भी समय मिलता है, 8 घंटा मिलता है, 10 घंटा मिलता है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए। ठीक है, जितना भी समय मिलता है आपको, 1 मिनट भी 1 सेकंड भी इधर उधर बर्बाद नहीं करना है। खाना खाते जब आप हैं तो उस समय कुछ सुन लीजिए, उस समय नोट्स पढ़ लीजिए। ठीक है, और कहीं घूम रहे हैं, ठीक है, घर में इधर उधर, उस समय पढ़ लीजिए। तो थोड़ा थोड़ा समय आपको यूटिलाइज करना है। आप फिक्स कर लीजिए कि हम मान लीजिए खाना खा रहे हैं तो हम उस समय मैप देखेंगे, या फिर पॉलिटी रिवाइज करेंगे, या फिर जब आप नहाने जा रहे हैं तो ये हम दिमाग में जा रहे हैं सोच के कि वो नहाते नहाते ये वाला चीज़ याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे। तो इस तरह से आपको छोटा छोटा टाइम निकालते रहना है ताकि आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाए, कोई भी दिक्कत एग्ज़ाम को निकालने में ना हो। मेरे तरफ से जितना भी एफर्ट हो रहा है दोस्तों, हम आपके लिए कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि, और मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे साथ अगर आप ये 3,000 क्वेश्चन का जो सीरीज कर लिए तो आपको जो है एग्ज़ाम 1 सीट आपका कंफर्म हो जाएगा, कोई भी निकालने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक, ये अपने एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा हर बार जो है फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स भी निकलता है, राइट। तो और कट ऑफ से जो है 25 से 28 नंबर ज़्यादा होता है, मतलब समझ लीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं होता है और हम बस वही करके जाते हैं जितना ज़रूरी है, और हम आपको भी वही डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं दोस्तों। मेरा नाम राहुल बरनवाल है और ये मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ हमारे पास इंग्लिश में क्वेश्चन है, दूसरी तरफ हिंदी में क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग 400 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। 4 फुल टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, है ना। फुल टेस्ट ही ले रहे हैं ताकि सारा सब्जेक्ट आपका रिवाइज हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अभी तो मतलब 401वां क्वेश्चन है। बोल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ विच सेफगार्ड्स द इंडिविजुअल फ्रॉम आर्बिट्ररी टैक्सेशन। बोल रहा है भारत में कोई भी जो है व्यक्ति से टैक्स नहीं लिया जा सकता है सिवाय कानून बना के। तो ये जो आपको अधिकार दिया गया है कि कानून द्वारा बना के ही आपको कोई काम किया जाएगा, वो कौन सा अधिकार है? क्या ये फंडामेंटल राइट है? फंडामेंटल राइट में कहीं भी आपको ये लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है, तो मौलिक अधिकार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन राइट, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी आर्टिकल में हमारा ये चीज़ लिखा हुआ है क्या? तो ये चीज़ लिखा हुआ है। आप देख पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 265। ठीक है, तो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कोई भी टैक्स जो है बिना कानून बनाए नहीं लिया जाएगा। ठीक, और कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। मतलब ये आपका क्या है? ये आपका लीगल राइट है और जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे बड़ा लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड। तो या तो अगर ऑप्शन में लीगल राइट होता तो भी वही सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा उल्लेख आर्टिकल नंबर 265 में, इसलिए संवैधानिक अधिकार भी ऐसा है। क्या ह्यूमन राइट है? ह्यूमन राइट का मतलब है आप एक व्यक्ति हैं तो आपको कौन कौन सा अधिकार दिया गया। जैसे आपको भूखा रहने का अधिकार नहीं है, आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, जो आपका यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, UNDHR, उसके अनुसार जो भी अधिकार आपको मिलता है। मतलब बेसिकली ह्यूमन को क्या क्या अधिकार मिलता है? अच्छा से सांस लेने का, साफ पानी पीने का, खाना खाने का, भूखा नहीं रहने का, न्यूट्रिशन का। तो ये सब आपका ह्यूमन राइट है कहलाता है। नेचुरल राइट मतलब आप नेचर ने आपको क्या क्या अधिकार दिया। मतलब आप एक ह्यूमन है या आप एक ह्यूमन बींग्स हैं, तो नेचुरल राइट उसी को प्राकृतिक अधिकार हम लोग बोलते हैं, जो मतलब प्रकृति से जिसका हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको टहलने का अधिकार है, तो कोई आपको अधिकार थोड़ी संविधान ने दिया है, दिया भी होगा। बेसिकली जो संविधान अधिकार अपना डिराइव करता है कहाँ से लेता है? हो सकता है वो कुछ कानून से लेता होगा, या फिर वो ह्यूमन राइट्स होगा कुछ कानून, या फिर नेचुरल राइट होगा। तो नेचुरल राइट वो राइट होते हैं जो आपको, जिसका तर्क जो होता है वो क्या होता है? प्राकृतिक होता है या नैतिक तर्क होता है। मतलब आपको नैतिकता के आधार पर या प्राकृतिक के आधार पर आपको दिया जाता है। ठीक है, उसको नेचुरल राइट बोलते हैं। ठीक है, सारा अधिकार आप समझ गए। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 का B। क्वेश्चन नंबर 402 देखते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स
वेस्ट रिफ्लेक्ट द इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म, भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। तो इसके कौन सा चारों स्टेटमेंट में हमको बताता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना कि बेस्ट रिफ्लेक्ट मतलब सबसे अच्छा वर्णन, तो आप शुरू में ही पढ़ के उसको टिक मत मार दीजिए, आप चारों का चारों ऑप्शन पढ़िए और उसमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसको चुनिए। तो देखिए सेक्युलरिज्म जो है शुरू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू में उल्लेख नहीं था, 42वां संविधान संशोधन हुआ और हम लोगों ने प्रियम्बल में जो है सेक्युलर वर्ड को जोड़ा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पहले हमारा भारत सेक्युलर नहीं था, ऑलरेडी हमारे पास आर्टिकल नंबर 25 से 28, आर्टिकल नंबर 29, 30 ये सब है जो आपको जो है कहीं ना कहीं भारत को धर्मनिरपेक्षता को इस्टेब्लिश करता है। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि भारत जो है इंडिया में हर धर्म को हम बराबर प्रमोट करेंगे और भारत सरकार जो है या गवर्नमेंट या स्टेट कभी भी जो है आपको आपके नैतिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन हाँ, जहाँ पे मानव अधिकार का मामला, ह्यूमन राइट्स का मामला हो, ठीक है, संवैधानिक मुद्दा हो और उसके कारण और जिस अधिकार को आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिया है लेकिन आपका धर्म उस अधिकार को अगर ले रहा है किसी भी तरीके से, तब राज्य जो है हस्तक्षेप करेगा। मतलब राज्य जो है जस्टिस देने के लिए, महिलाओं को डिग्निटी देने के लिए, ठीक है, इक्वालिटी के लिए, तब रिलीजन में हस्तक्षेप करता है, नॉर्मल सिचुएशन में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म है, भारत का तरीका है धर्मनिरपेक्षता का। वहीं अगर हम वेस्टर्न मॉडल देखें, पश्चिमी का देखें, तो वहाँ पे वहाँ का जो स्टेट होता है मतलब सरकार जो होता है वो आपके धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, भले ही आपका धर्म आपको भेदभाव क्यों ना करता हो, आपका अधिकार से संवैधानिक अधिकार से वंचित क्यों ना करता हो, फिर भी जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन भारत में क्या होता है, हस्तक्षेप करता है कब, मैंने आपको बता दिया, न्याय के लिए, आपकी डिग्निटी के लिए, इक्वालिटी के लिए, संवैधानिक मूल्यों को, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू को अपहोल्ड करने के लिए, ठीक है। और भारत जो है हर धर्म को बराबर देखता है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है, भारत स्टेट का, और ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। ये सब हमारा भारत के सेक्युलरिज्म का जो है वो विशेषता है। पढ़ते हैं, द स्टेट शुड नॉट प्रमोट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ए रिलीजन। हाँ, ये सही है, स्टेट जो है कोई भी रिलीजन को प्रमोशन नहीं करता है और धर्म के प्रति भेदभाव जो है नहीं करता है, ठीक है। तो ये तो सही है, लेकिन बाकी भी हम देख लेंगे। बोला रिलीजन और स्टेट हैव देयर ओन सेपरेट स्फेयर विथ इंडिपेंडेंट जुरिडिक्शन। बोला धर्म और राज्य जो है मतलब धर्म और सरकार अपना अलग अलग क्षेत्र में काम करता है, क्षेत्राधिकार स्वतंत्र होता है। ये जो है ना, ये आपका वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है, भारत का नहीं है, इसलिए ये गलत होगा, ठीक है। मैंने बोला भारत जो है हस्तक्षेप करेगा। बोला इट अलाउज फॉर द प्रिंसिपल स्टेट इंटरवेंशन इन ऑल रिलीजन। ये बोला यह सभी धर्मों में राज्य के सैद्धांतिक हस्तक्षेप की अनुमति देता है। तो ये सही है कि हाँ सरकार इंटरफेयर करेगा, लेकिन कुछ सिद्धांत को ध्यान में रखे, ये नहीं। और वो सिद्धांत क्या होगा, संवैधानिक सिद्धांत, कानूनी रूप से जो जायज़ हो उसी में इंटरफेयर करेगा। फिर इसलिए ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें आपको ये भी कवर हो जा रहा है कि राज्य जो है वो सरकार जो है हस्तक्षेप मतलब भेदभाव नहीं करेगा। तो भेदभाव थोड़ी कर रहा है, प्रिंसिपल स्टेट मतलब प्रिंसिपल के आधार पर सभी धर्म में कर रहा है, मतलब भेदभाव नहीं कर रहा है। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो पहला को शामिल कर लिया, इसीलिए सी जो है अभी तक का अच्छा ऑप्शन है। बाकी हम डी भी देख लेते हैं। द रिलीजन इज ए प्राइवेट स्फेयर एंड इज नॉट लिंक टू द स्टेट। ऐसा नहीं है, भले ही धर्म आपका निजी मामला, लेकिन सरकार जो है हस्तक्षेप कर सकती है। जैसे ट्रिपल तलाक के मामले में किया, सबरीमाला मंदिर में जो महिलाओं पे बैन था उसको हम लोग बैन को अपलिफ्ट किए। तो हम लोग सभी धर्म में देख रहे हैं कि नहीं। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोल रहे विथ रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी NCS के, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के बारे में। तो देखो राष्ट्र न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का जो कार्यकाल था सरकार ने 3 साल बढ़ा दिया। तो नेशनल सफाई कर्मचारी जो है दोस्तों एक कैसा संस्था है, एक स्टैट्यूटरी संस्था है। कैसा संस्था है, स्टैट्यूटरी संस्था था। जब ये बना था 1993 में, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट के अंदर में जब बना था 1993 में, तब ये एक स्टैट्यूटरी संस्था था, मतलब एक्ट के अंदर बना था, इसलिए वैधानिक संस्था था, ठीक है। लेकिन बाद में 2004 में हम लोगों ने उसका संवैधानिकता को ख़त्म कर दिया। अब जो है ये एक नॉन स्टैट्यूटरी मतलब गैर वैधानिक, ठीक है, मतलब विधान में अब नहीं है। अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में एक गैर वैधानिक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर में रखा गया है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, तो ये क्या करते हैं, सफाई कर्मचारियों के
का के प्रति जो भेदभाव समाज में होता है, तो उस भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार को जो है, केंद्र सरकार को वो सलाह मशवरा करती है। साथ ही साथ जो आपका सैनिटेशन वर्कर होते हैं उनका पुनरुत्थान के लिए भी जो स्कीम सरकार चलाती है उसका ये मूल्यांकन करता है। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारा सफाई कर्मचारी हैं, ठीक है, उनका वर्किंग कंडीशन को भी ध्यान में रखता है और सरकार को रिपोर्ट देता है। ठीक, और मैनुअल स्कैवेंजर जो हमारा एक्ट है, ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट, ठीक है, कर्मचारी मैला उठाने वाले जो कर्मचारियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 है, उसके तहत दोस्तों वो देखता है कि ये जो अधिनियम है उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से ये हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो फिर उसको और कैसे बढ़िया किया जाए वो देखता है। साथ ही साथ इस एक्ट के तहत अगर कोई कंप्लेन होता है तो उस कंप्लेन का जो है वो जांच भी करता है और सरकार को सलाह देता है। साथ ही साथ अगर इसको लगता है तो ये सुओ मोटो मतलब अपने से ध्यान में रख के जो है काम कर सकता है। लेकिन याद रखिए ये एक जो है कैसा बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है जो सरकार को सिर्फ और सिर्फ सलाह देता है। ठीक है, चलिए, और इसका कार्यकाल जो था, जब हमारा नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट था उसने बोला था 3 साल कार्यकाल इसका होना चाहिए। लेकिन जब एक्ट ख़त्म हो गया और हम लोगों ने इसको नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया 2004 में, तब सरकार जो है इसका कार्यकाल जो है वो फिक्स करता है। वो तो उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 3 साल कार्यकाल को बढ़ा दिया है। तो ये था नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के बारे में। आप पढ़िए, बोला इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट। गलत है, एम्पावरमेंट, तो ये गलत है। स्टैट्यूटरी बॉडी पहले था लेकिन अब नहीं है 2004 के बाद। फिर तो पहला हमारा गलत है। फिर बोल रहा है द कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड द रिहेबिलिटेशन एक्ट। ठीक है, और ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं है। जाहिर सा बात है ये आयोग है, तो आयोग क्या ही काम करेगा भाई। जो मैनुअल स्कैवेंजर है उसके लिए जो कानून है उसके प्रति कानून का मॉनिटर करेगा। सही बात है। जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब क्या करेगा, शेड्यूल ट्राइब रिलेटेड जो मामला है, जो कानून है, ठीक है, या कोई भी मामला है उसको प्रति उसको जिम्मेदारी है कि भाई उसको देखना, वही तो काम करेगा। भूंजा झाल मुड़ी बेचेगा नहीं ना, मोमोज नहीं ना बेचेगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक्स लगाइए। हम हमेशा बोलते हैं हर ऑप्शन में आप जरूर लगाइए लॉजिक, ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग। लॉजिक मतलब जो आपका तर्क के आधार पे बहुत सारा स्टेटमेंट आपका सही हो। ऑब्जर्वेशन मतलब जो डे टू डे बेसिस पे आपने सुनते हैं देखते हैं वो ऑब्जर्वेशन है। रीजन मतलब आप अपना कोई भी कथन के पीछे, रिजल्ट देने के पीछे, परिणाम आपको डिसाइड करना है कोई ऑप्शन को, तो आप उसके प्रति रीजन, तर्क लगाइए, दिमाग लगाइए, तो आपको आंसर मिल जाता है। तो ये जो है वो सही है। फिर बोल रहा था कमीशन वाज इनिशियली सेटअप फॉर ए लिमिटेड पीरियड बट हैज एक्सटेंडेड मल्टीपल टाइम। तो सही है, 3 साल का शुरू में बना था लेकिन अब इसका मल्टीपल टाइम इसका कार्यकाल को बढ़ाया गया है। तो ये सही है। तो बोल रहा कितने कथन सही है, तो बताइए 2 कथन सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली हमारा 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा कॉफ़ी क्लब ए ग्रुप ऑफ कंट्री ऑफन सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो एक टर्म आता है कॉफ़ी क्लब। ये जब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो एक्सपेंशन करने का, विस्तार करने का बात आता है, तो कुछ ग्रुप्स होते हैं जो इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे इंडिया है, ब्राज़ील है ना, जापान है, ये चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन हो, विस्तार हो। लेकिन कुछ ग्रुप जो है इसको विरोध करता है, तो उसी को हम लोग कॉफ़ी क्लब बोला जाता है। ठीक है, और इसको UFC बोला जाता है, UFC यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप या कॉफ़ी ग्रुप। ठीक है, ये जो कॉफ़ी ग्रुप है दोस्तों, ठीक है, इसमें बहुत सारे देश जो है वो मेंबर हमारा है। ठीक है, और एक ग्रुप होता है G4। G4 मतलब ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और इंडिया। ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और इंडिया ये चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार होना, लेकिन कॉफ़ी क्लब या यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ये उसका विरोध करता है। जाहिर सा बात है, इसमें कौन मेंबर होगा, इसमें मेंबर होगा पाकिस्तान। ठीक है, क्लियर, पाकिस्तान और भी बहुत सारे देश इसके मेंबर है, अरब देश इसके मेंबर है। तो ये क्या है जो विरोध करता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, राष्ट्र सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार का विरोध करने से रिलेटेड है ये वाला संस्था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ रहे हैं। बाकी ऑप्शन देखिए, बोल रहा ट्रेड रूल्स सेटअप बाय द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेड रूल लाता है, क्या उससे रिलेटेड है ये, नहीं। ग्रोइंग थ्रेट ऑफ साइबर क्राइम ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ये भी कोई मतलब नहीं है। क्रिएशन ऑफ ए लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर वीमेन अक्रॉस द ग्लोब, ये भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग
स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बॉन्ड। एक चीज़ याद और आप याद रखिए, मान लो इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, जैसे कोई टर्म रहता है और पूछता है ये किससे रिलेटेड है, तो याद रखिए उसका लिटरल सेंस उसको नहीं लेना है। जैसे कॉफ़ी, तो कोई ऑप्शन अगर होगा कि इसका मतलब है कि कॉफ़ी का प्रोडक्शन बढ़ाना, तो वो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उतना बच्चा जैसे आपको देगा नहीं। समझ रहे हो? क्लियर? तो थोड़ा ध्यान रखना है। क्वेश्चन है 5, बोल रहा है कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के बारे में। देखो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या होता है, जब भी हमारा शेयर मार्केट में, जब भी हमारा इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा हमारा रुपया, ठीक है दोस्तों, बढ़ जाता है, ठीक है, या फिर ऐसे समझिए जब भी हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा क्या बढ़ जाता है, डॉलर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जो भी चीज़ का सप्लाई ज़्यादा होगा वो चीज़ क्या हो जाएगा बताइए, सस्ता हो जाएगा। जैसे देखिए कोई सिंपल समझिए, अगर अभी देखिए अभी टमाटर, अभी किस चीज़ का मौसम है, अभी आपको लीची नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या लीची? नहीं मिलेगा, या फिर ठंडा में नहीं मिलेगा। वो कब मिलता है आपको? बरसात में, और गर्मी जब ख़त्म होने रहता है तब, तो उस समय लीची जो है वो सस्ता हो जाता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है। और जब वही याद रखिए, जब लीची का मौसम ख़त्म होने लगता है तो वही लीची महंगा आपको होता है। लीची एक फल होता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ का जब सप्लाई बहुत ही ज़्यादा होगा, आपूर्ति ज़्यादा होगा, तो वो चीज़ सस्ता होगा, ठीक, सस्ता हो जाएगा या कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर मतलब आसानी से आप उसको खरीद सकते हो, ठीक है। तो जब भी मार्केट में डॉलर बहुत ज़्यादा आ जाएगा इंडिया में, तो डॉलर क्या हो जाएगा दोस्तों? सस्ता हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा कमज़ोर। और रुपया क्या हो जाएगा? रुपया हो जाएगा महंगा, या हो जाएगा मजबूत, ठीक। तो जब भी रुपया महंगा होगा, इसका मतलब पहले आपको जब $1 के बराबर अगर 70 रुपये में मिलता था, पहले $1 को खरीदने के लिए आपके पास 70 रुपया था। अब $1 जो है आपको 50 रुपये में ही, एक 50 रुपये में आपको $1 मिल जाएगा। मतलब रुपया क्या हो गया? मजबूत हो गया। पहले 70 रुपये में $1 मिलता था, अब 50 रुपये में। तो जब भी डॉलर का सप्लाई बहुत ज़्यादा इंडिया में हो जाता है, तो रुपया हमारा मजबूत हो जाता है। और देखिए अगर रुपया मजबूत हो जाएगा तो इससे क्या नुकसान होगा? हमारा जो इम्पोर्ट है, हमारा जो आयात है, वो तो सस्ता हो जाएगा, लेकिन हमारा जो एक्सपोर्ट है दोस्तों, वो हो जाएगा महंगा। हमारा जो निर्यात है वो महंगा हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपको पता है। रुपया जब भी कमज़ोर होगा तो हमारा एक्सपोर्ट जो होगा सस्ता होता है, लेकिन रुपया यहाँ पे क्या हो गया? रुपया सस्ता होगा तब, लेकिन रुपया यहाँ पे क्या हो गया? कमज़ोर, मजबूत हो गया। तो जब भी रुपया मजबूत होगा तो हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो महंगा हो जाएगा और इम्पोर्ट हो जाएगा सस्ता, ठीक है। इसे अब एक्सपोर्ट हमारा महंगा होगा तो भारत का सामान नहीं बिकेगा। तो उस सिचुएशन से डील करने के लिए आरबीआई क्या करता है? मार्केट में जितना डॉलर एक्सेस है उसको खरीद लेता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? मार्केट में जो एक्सेस डॉलर था वो आरबीआई ने खरीद लिया, ठीक है, बॉन्ड ला के, ठीक है। आरबीआई ने बॉन्ड बेचा और उससे मार्केट से जितना भी डॉलर था वो खींच लिया, ठीक है। उसी को मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड हम लोग बोला जाता है, ठीक है। ये आपको लाया गया था 2004 में, जब भारत में बहुत ज़्यादा डॉलर हो गया था। तो आरबीआई क्या किया? मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड लेके आया, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपको मार्केट से डॉलर खरीद ली और पब्लिक को बोले कि लाओ रुपया लाओ। इससे क्या हुआ कि डॉलर जो है वो कमज़ोर हो गया। इससे क्या हो गया? डॉलर का सप्लाई जो पहले बहुत ज़्यादा था, वो डॉलर क्या हो गया आपका? हमारा सप्लाई कम हो गया, इससे डॉलर नॉर्मल स्टेबलाइजेशन हो गया। तो बोल रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू द मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड टू मैनेज द एक्सेस लिक्विडिटी, ठीक है। बहुत ज़्यादा तरलता जब होता है डॉलर का, तो उस सिचुएशन में आरबीआई क्या करता है? मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड लेके मार्केट से डॉलर को खींच लेता है और बैलेंस हमारा कर लेता है। तो ये जो है वो सही है। फिर बोल रहा है मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड क्वालिफाइज फॉर स्टेचुटरी एसएलआर रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। बोल रहा है कि मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड में जो भी होता है वो सारा एसएलआर के अंदर हम लोग कवर कर सकते हैं। तो ये ठीक है, क्योंकि एसएल मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड जो एक तरह का ट्रेजरी बिल जो दोस्तों होता है ना, क्या होता है? एक तरह का ट्रेजरी बिल होता है शॉर्ट टर्म में, जिसको जो है लाया जाता है। फिर बोल रहा है मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स आर ट्रेडेबल इन द सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट में खरीद बिक्री भी हो सकता है जैसा ट्रेजरी बिल का होता है। तो ये भी सही है। तो बोला कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंडरी मार्केट आप समझते हैं द्वितीयक बाजार, जहाँ पहली बार अगर शेयर आप खरीद रहे, मान लीजिए ये टाटा है, तो टाटा से अगर आप पहली बार शेयर खरीद रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे इसको प्राइमरी मार्केट में ख़रीदा जाता है। प्राइमरी मार्केट का कोई जो है जगह नहीं होता है, बस एक समझ लीजिए एक नाम टाइप का है, कोई इसका बिल्डिंग नहीं होता है। और एक बार शेयर आपने ख़रीद लिया, फिर जब
इसका लेन देन जब होता है व्यक्तियों के बीच में या कोई कंपनी के बीच में, ओरिजिनल कंपनी के बीच में नहीं। अब ओरिजिनल कंपनी से आप खरीद रहे हो, जो बेच रहा है, तब उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। तो पैसा किसको मिलेगा? टाटा को, और बदले में आपको शेयर मिल गया। लेकिन जब एक बार शेयर कंपनी बेच देती है, ठीक है, मतलब जो कंपनी का शेयर था, अब फिर अगर आप उसका लेन देन कर रहे हो तो इसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट में करते हैं। जैसे आपने सुना है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स, निफ्टी, तो वो सेकेंडरी मार्केट है, ठीक है, जहाँ पे एक बार कंपनी शेयर जो बेच देती है उसका खरीद बिक्री होता है। तो अब जो ये पैसा का लेन देन हो रहा है, तो उसका इस पैसा को कंपनी को नहीं जाए, कंपनी को तो पैसा ऑलरेडी चल जा चुका है जब ये शुरू बार शेयर बेचेगा। तो अब जो लेन देन हो रहा है, अब इन दोनों के बीच में हेर फेर जो है पैसा का हो रहा है, मतलब अब ट्रांजैक्शन हो रहा है, उससे कंपनी को नहीं हो रहा है। तो सेकेंडरी मार्केट में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उससे कंपनी को पैसा नहीं जाता। किसको पैसा जाता है? आपस में इन दोनों का जो जो ये दोनों इन्वेस्टर है, तो एक बेच रहा है, खरीद, इनके बीच में लेन देन होगा, ठीक है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बोल रहा है लोकेटेड इन द भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि बताया गया है कि आपको बताना है कि चारों में से कौन सी चीज़ कहाँ है, ठीक है, मतलब वो किसके बारे में बताया गया ऑप्शन में से। बोल रहा है कि ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ठीक है, और इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट टेम्पल इन द सिटी, ठीक है। और भुवनेश्वर का जो है सबसे बड़ा मंदिर है और वो पुराना है, भगवान शिव को समर्पित है। 11वीं सेंचुरी में इसको किंग जजाति केसरी, ठीक है, ययाति केसरी ने जो है वो बनाया था, जो सोमवंश डायनेस्टी के थे। और ये कलिंगा आर्किटेक्चर मतलब उड़ीसा आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। ये मंदिर जो है वो शिव धर्म और वैष्णव धर्म का फ्यूजन है, ठीक है, मतलब संगम है। और विथ द डेटी नोन है हरिहर, अब उसको हरिहर बोला जाता है, ठीक, मतलब भगवान को, कि हरि मतलब हो गया विष्णु और हर मतलब हर हर महादेव शंकर भगवान, तो शिव एंड विष्णु कंबाइंड। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स हैज बीन डिस्क्राइब इन द एबव, तो इन किसके बारे में ये वर्णन है। सबसे पहले देखो जगन्नाथ मंदिर, तो जगन्नाथ मंदिर आपको पता है इसमें किसका है, बताइए? कृष्ण, भगवान कृष्ण का, ठीक है, और उनके भाई बलराम का, ठीक है, और उनकी बहन सुभद्रा का, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कोणार्क मंदिर दिख नाम ही से पता रही है तो सूर्य मंदिर है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो लिंगराज मंदिर, और एक बचा परशुराम मंदिर, तो परशुराम मंदिर तो भाई परशुराम भगवान का है जो शिव के अवतार बोले जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो आपको नहीं पता था फिर भी आपने सही मारा कि नहीं मारा, तो इसी को बोलते हैं लॉजिक, ऑब्जर्वेशन एंड रीजन। बहुत सारा आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा, कहीं देखे होंगे कि इस जगन्नाथ मंदिर में कभी भी वो आपको दिखा भगवान शिव का मूर्ति टाइप का हरिहर, कभी भी सुने नहीं सुने, तो हमेशा जो है ऑब्जर्वेशन को यूज कीजिए। जी, जहाँ भी आपको लग रहा है कि हाँ हमने इस मंदिर के बारे में देखा है, रथ यात्रा निकलता है, तो हमने तो कहीं नहीं दिखा वहाँ पे, हमको सुने भी नहीं, तो ये नहीं होगा। रीजन लगाइए, तर्क लगाइए कि भाई देखिए कोणार्क यहाँ तो सूर्य मंदिर है, ठीक है, तो नहीं होगा। और कोणार्क तो एक जगह है, राइट। अब देखो परशुराम है, परशुराम भगवान का है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपको निकल गया लिंगराज मंदिर, ठीक है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये यूनेस्को का जो है आपका कोणार्क मंदिर, आपको देखो उड़ीसा में है, ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर आपका पुरी में है जो भुवनेश्वर के पास है ना। उसके बाद परशुराम मंदिर भी भुवनेश्वर में है, इसको सैलो भाव डायनेस्टी ने बनाया था। किसने बनाया था? सैल भाव वंश ने बनाया था। बहुत पुराना मंदिर है, 650 AD का है परशुराम मंदिर, और कलिंग आर्किटेक्चर का ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आप 7 देखते हैं। बोल रहे हैं कि विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी एग्जामिन द कंपोजिशन एंड कैरेक्टर ऑफ कमेटी एंड अदर बॉडी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट एंड रिकमेंड्स वेदर पर्सन्स होल्डिंग दिस ऑफिस शुड बी क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और नॉट। बोल रहा है 4 पार्लियामेंट्री कमेटी बोल रहा है, इनमें से बोल रहा है कौन सा पार्लियामेंट्री कमेटी है जो क्या करती है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा जो कमेटी बनाई जाती है, समिति बनाई जाती है और अन्य निकाय जो बनाया जाता है उसका संरचना को ये देखता है, ठीक है, स्वरूप का जांच करता है और ये देखता है कि जो व्यक्ति इस पद पे आसीन है क्या वो लाभ का पद है या नहीं है। अगर लाभ का पद होगा तो जाहिर सा बात है वो MP MLA जो है वो लाभ का पद को धारण नहीं कर सकता है। तो लाभ के पद का बेसिकली जांच कौन कमेटी करता है, ठीक है, क्लियर। तो पहला है ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यहाँ तो आंसर ही मैंने बता दिया।
लाभ का पद ही यहाँ पे देखना था, तो आपको ये मिल गया। देखो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं है, ठीक है, लाभ का पद क्या होता है बस। लेकिन लाभ का पद को इस सेंस में हम लोग समझ सकते हैं कि ऐसा पद जिससे आपको लाभ हो रहा है, या फिर आप एमपी एमएलए का कार्य को आप पूरा मतलब ऑब्जेक्टिव निष्पक्ष तरीका से नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने लाभ का पद को धारण, तो ऐसे पद को लाभ का पद हम लोग बोला जाता है, ठीक। तो ज्वाइंट कमेटी, आपको पता है कमेटी क्यों बनाया गया? कमेटी इसलिए बनाया गया है ताकि हम लोग जो है, देखो भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है। संसद प्रणाली का सबसे मेन फीचर ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसको लेजिस्लेचर विधायिका के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, और विशेष रूप से बोले तो लोकसभा के प्रति वो जिम्मेदार होना चाहिए, मतलब लोअर हाउस के प्रति। लेकिन आपको पता है कि लेजिस्लेचर के पास उतना टाइम नहीं होता है, इसीलिए वो पार्लियामेंट में या विधानसभा में कुछ समितियां होती है, ठीक है। वो समिति क्या करती है, वो सालों भर काम करती है। उसमें एक स्टैंडिंग कमेटी होता है जो हमेशा काम करती है, और एक एडहॉक मतलब अस्थायी समिति होता है जो किसी चीज़ के किसी विशेष पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, पर्पज़फुल फील हो जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है कमेटी, ठीक। और ये कमेटी का जो गठन करता है वो कौन करता है? तो जो उस हाउस का स्पीकर होता है या फिर चेयरमैन होता है वो करता है, ठीक है। और इसमें जनरली दोनों सदन से लोग होंगे तो ज्वाइंट कमेटी कहलाएगा, और एक सदन से लोग होगा तो बस उस कमेटी में उसका नाम होगा, ठीक है। तो कमेटी का काम क्या है कि ये कमेटी जो है सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को, जैसे यहाँ पे कार्य क्या करना है, उसको यहाँ पे देखना है कि जो भी कमेटी सरकार ने समिति उमिति या कोई भी बॉडी बनाया है तो उसमें लाभ का पद धारण करने वाला अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसके बारे में वो क्या करेगा, संसद को अपना रिपोर्ट देगा, और फिर मतलब सदन को रिपोर्ट देगा हाउस को, फिर हाउस उस पर कार्य करेगा, ठीक। तो वो कमेटी जो है जो लाभ के पद के बारे में देखता है उसको हम लोग ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। एथिक्स कमेटी ये देखता है कि जो, अच्छा ज्वाइंट कमेटी के बारे में जान जाइए। ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसमें टोटल जो है वो 15 लोग होते हैं, 10 होते हैं लोकसभा से और 5 होते हैं राज्यसभा से। तभी इसको दोनों, चूँकि समिति में दोनों सदन के लोग हैं इसीलिए इसको ज्वाइंट समिति, संयुक्त समिति बोला गया है, ठीक है। एथिक्स समिति आचरण का जांच करती है, देखती है कि जो एमएलए एमपी हैं उसका आचरण ठीक से है, वो तो दुर्व्यवहार या मिसकंडक्ट ये सब तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर, अनुपस्थिति को देखते हैं। अगर कोई भी मेंबर जो है बिना बताए सदन से 60 दिन या उससे अधिक गायब है तो ये जो है बिना परमिशन के, तो ये जो है उसका जांच करती है, फिर सदन को रिपोर्ट देती है। लेकिन याद रखिए जो भी ये सब कोई भी समिति हो, पार्लियामेंट की, लोकसभा की, विधानसभा की, किसी का भी, वो सिर्फ उसको पास अपने डिसीजन को मनवाने का पावर नहीं होता है, वो एडवाइजरी जुरिडिक्शन उसका होता है, सलाहकार के रूप में वो काम करती है। जो भी कार्य करेगा सदन करेगा, पार्लियामेंट करेगा, ठीक है, विधानसभा करेगा, क्लियर। तो इसमें भी टोटल जो होते हैं वो आपका 15 लोग होते हैं, और ये समिति सिर्फ, ठीक है, ये जो समिति है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होती है। राज्यसभा में कोई अलग से समिति नहीं होती है, राज्यसभा खुद मैटर को डील करता है। तो ये जो कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होती है, टोटल मेंबर 15 इसमें लोकसभा के ही होते हैं। फिर एक रूल समिति है, रूल समिति का जो हेड करते हैं वो करते कौन है? स्पीकर करते हैं। कौन करते हैं? स्पीकर करते हैं। ये देखती है कि जो सदन है वो रूल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं, नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आंसर आपको निकल चुका है, 7 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बोले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द टर्म हॉरिजॉन्टल इक्विटी इन द टैक्सेशन। तो क्षैतिज समता, कराधान में क्षैतिज समता को क्या, किसको बोलते हैं? देखो हॉरिजॉन्टल इक्विटी का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई व्यक्ति अगर सेम इनकम कमा रहा है, ठीक है, तो उसको सेम रेट पे टैक्स लगेगा और सेम अमाउंट ऑफ टैक्स उसको दिया जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल टैक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। वर्टिकल, तो ये हॉरिजॉन्टल इक्विटी हो गया। वर्टिकल इक्विटी का क्या मतलब होता है? वर्टिकल इक्विटी का मतलब होता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमा रहा है उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्या बोलता है? जो लोग सेम पैसा कमा रहा है, सेम इनकम मिल रहा है, उसको सेम रेट पे टैक्स लेना चाहिए, सेम अमाउंट उसको टैक्स देना चाहिए। वर्टिकल इक्विटी क्या बोलता है? जो ज़्यादा कमा रहा है वो ज़्यादा पैसा देगा टैक्स के रूप में, ठीक है। तो बोल रहा है टैक्स पेयर विथ इक्वल इनकम शुड पे इक्वल टैक्स, यही है हॉरिजॉन्टल इक्विटी। नाम हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हुआ? ऐसे बराबर, तो सभी लोग बराबर हैं। वर्टिकल मतलब क्या हुआ? बराबर नहीं है, तो जो ये कम पैसा कमा कम देगा, जो उससे ज़्यादा कमा ज़्यादा देगा, उससे ज़्यादा देगा, तो वो हुआ। फिर बोला टैक्स पे शुड पे टैक्स अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी रादर देन इनकम। ऐसा कुछ नहीं है कि जो
हम देखेंगे कि क्षमता के अनुसार टैक्स पेयर विथ हायर इनकम शुड पे लेस टैक्स, ये तो रिग्रेसिव टैक्स हो गया कि जो लोग ज़्यादा पैसा कमा रहा है वो कम टैक्स देगा, तो ये तो रिग्रेसिव टैक्स है, ठीक है। बोला टैक्स पे शुड पे फिक्स रेट ऑफ टैक्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, तो ऐसा तो नहीं है, इसको हम लोग प्रोपोर्शनल टैक्स बोलते हैं। ये जो है ना कि फिक्स रेट रहेगा भले उनको उसका इनकम कौन हो, उसको प्रोपोर्शनल टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानुपाती टैक्स, ठीक है, प्रोपोर्शनल टैक्स, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटीसेप्टिक कंपाउंड्स कॉमनली फाउंड इन द ऑइंटमेंट, सोप एंड सरफेस क्लीनर्स। बोल रहा मलहम, साबुन और सतह को साफ करने वाले उत्पादों में कौन सा एंटीसेप्टिक यौगिक पाए जाते हैं? एंटीसेप्टिक आप समझते हो, जो आप एंटीसेप्टिक मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रोथ होता है उसको रोकता है। जैसे कहीं घाव लगा हुआ है तो हम लोग उसमें डिटॉल लगाते हैं, डिटॉल क्या है? एंटीसेप्टिक है। हल्दी क्या है? एंटीसेप्टिक, ठीक है। फिर आपका चंदन हो गया या फिर आप नीम है, वो सब एंटीसेप्टिक है। नमक भी एक तरह का एंटीसेप्टिक है, ठीक, क्योंकि नमक आप हम लोग यूज भी करते हैं बहुत सारी चीज़ें। बीटाडीन अगर आप देखोगे, जिसका बीटाडीन आप जानते हो, थोड़ा जिसका दांत वात में दिक्कत हो, या फिर बीटाडीन का मलहम भी आता है ना, तो उसमें आयोडीन मिला हुआ आता है जो आपको बैक्टीरिया, फंगस से, वायरस से भी लड़ने में मदद करता है, ठीक है। तो बोल रहा आयोडीन, तो आयोडीन होगा। फिर बोल रहा क्लोरो जाइलिनॉल। आप लोग हम लोग को याद है कि हम लोग जैसे कुआं में जैसे क्लोरीन पानी को साफ़ करने के लिए क्या यूज करते हैं? क्लोरीन यूज करते हैं, है ना, तो ये भी होगा, तो इसमें डाउट नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक भैया एसिड एंटीसेप्टिक तो नहीं है, ठीक है। और हम लोग बताइए, ये तो बहुत ही कंसनट्रेटेड एसिड है, एंटीसेप्टिक होगा भी लेकिन बहुत ही कंसनट्रेटेड है ना, हम लोग के पेट में होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पूरे सब्जी को जला देता है, ठीक है। तो भले एंटीसेप्टिक है लेकिन मतलब यह होगा भी, लेकिन इसको हम लोग कॉमनली मलहम में थोड़ी यूज करें, हमारा स्किन जल जाएगा उससे, है कि नहीं। इसीलिए ये एसिड है, हाँ एसिड है, तो उसके कारण वो बैक्टीरिया को मार देता है, कीड़ा वीड़ा को मार देता है, लेकिन हम लोग उसको यूज में नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा वो नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, तो ये ऑप्शन चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ठीक है। अब देखिए अगर ऑप्शन में 1 2 3 4 होता तब हम लोग गेस कर सकते थे कि हाँ 3 भी होगा, लेकिन यहाँ पर फिर भी गेस नहीं होता, क्योंकि बोला कि नमक को मतलब साबुन में, कहीं भी साबुन आप पढ़े होंगे तो बैक साइड में कहीं भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा होता है क्या? नहीं लिखा होता, वो तो कंसनट्रेटेड है। हम लोग लैब में टेस्ट भी किए हैं, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का टाइट्रेशन ये सब हम लोगों ने किया है, तो कहाँ हम लोग यूज करते थे एंटीसेप्टिक के रूप में उसको। फिर बोल रहा है यहाँ भी देखिए क्लोरीन है, तो आ गया क्लोरीन, तो भाई ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लोरिक है तो यहाँ पे क्लोरीन नहीं मार देना, क्योंकि भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये तो है बेंजा अल्कोनियम, तो बेंजीन जो होता है उतना स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है ना। बाकी देखो आयोडीन ये सब उतना स्ट्रांग नहीं होता, क्लोरोजाइलिनॉल ये सब उतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड भाई तो कंसनट्रेटेड एसिड है कि इसका पीएच बहुत कम होता है, तो ये जो है वो सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 1 2 एंड 4। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, 9 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड ऑफ 2002। तो भारत में हम लोग जो है झंडा को अपना अडॉप्ट किए, है ना, 1949-50 में, ठीक है, नेशनल फ्लैग। और नेशनल उसके लिए हम लोगों ने फ्लैग कोड भी लेकर है जो बताता है कि झंडा कैसा हमारा होना चाहिए। तो हमारा झंडा हो वो ट्राई कलर है, 3 रंग का हमारे पास कलर है। सबसे ऊपर में आपको केसरिया कलर होता है, मतलब ऑरेंज, ठीक है। फिर इधर वाइट होता है और इसके नीचे ग्रीन कलर का होता है, और बीच में अशोक स्तंभ होता है जिसमें 24 जो है वो स्पोक्स होता है, तिलियाँ होती है, ठीक है। और इसका अगर हम साइज़ देखेंगे तो साइज़ कितना होता है? 3:2, मतलब ये होगा 3 तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो और ये झंडा किसी भी चीज़ का हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग को दिया गया लकड़ी का या फिर कॉटन का, है ना, किसी भी चीज़ का झंडा, खादी वादी का भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ है। उसके बाद आपको याद रखना है कि अगर कोई भी झंडा मान लो गंदा होता है, ठीक है, या फिर आप डैमेज होता है, मान लो झंडा फट गया या गंदा हो गया, तो उस झंडा को हमको इधर उधर हम नहीं फेंक सकते हैं, ठीक है, ये नहीं कि कूड़ा में फेंक दिए। उस झंडा को हम क्या करेंगे? निजी तरीक़ा से, मतलब प्राइवेट में पूरे झंडा को बिना काटे छाटे जो है उसको हम लोग या तो बर्न कर देंगे, ठीक है, या किसी और तरीक़ा से हम लोग उसको मेंटेन मतलब रखेंगे, ताकि झंडा का गरिमा जो है
खतरे में ना हो, ये याद रखना। अगर मान लीजिए कोई झंडा है पुराना हो गया, फट गया, तो उस झंडा को काट काट के जलाना उलाना नहीं, मतलब ये नहीं काटना पीटना नहीं है, ठीक। उस झंडा को हमको पूरा गोटा मतलब पूरा होल जो है कहीं जला सकते हैं या तो फिर उसको डिस्पोज कर सकते हैं इस तरह से, ताकि झंडा का करीमा जो है वो ना हो, खतरा में ना हो, ठीक, मतलब नुकसान उसको ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए हम लोग बहुत सारे देश का झंडा एक साथ शो करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, तो जो हमारा खुद का झंडा होगा वो एक्सट्रीम राइट में होगा, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए हमको इंडिया का झंडा, ब्राज़ील का झंडा, जर्मनी का झंडा एक साथ लगा रहे हैं एक लाइन में, तो इंडिया का जो झंडा होगा वो सबसे राइट में होगा, सबसे दक्षिण में होगा, ठीक है, क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर मान लीजिए हम बहुत सारे देश के झंडा के साथ अपना झंडा अगर फहरा रहे हैं, मतलब रखे हैं, तो तब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हो सकता है, लेकिन नॉर्मल केस में हमारा झंडा सबसे राइट में, सबसे दक्षिण में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और सबसे पहले हमारा झंडा फहरेगा और सबसे पहले वो झंडा जो है वो झुकेगा भी, मतलब सबसे पहले उसको उतारेंगे भी, क्लियर। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो और ये सब फ्लैग कोड 2002 में भारतीय ध्वज संहिता में लिखा हुआ, इट इज़ एक्सक्लूसिवली मेड ऑफ हैंड स्पन और वुलन फैब्रिक, यह बोला अनन्य रूप से हाथ से काते बुने हुए कपड़े से बना होना चाहिए। तो हम लोग लॉजिक ऑब्जर्वेशन रीजन बनाएंगे। ये बताइए, हम लोग झंडा जो फहराते हैं तो क्या वो सिर्फ वुलन फैब्रिक और हैंड स्पन से होता है, कम मशीन से बना हुआ नहीं होता, होता है प्लास्टिक का भी झंडा होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर बोल रहा है इट कैन नेवर बी बरीड और बर्नड, ऐसा नहीं, हमने बताया बर्न कर सकते हो, बरी भी कर सकते हो, लेकिन गोटा करना पड़ेगा आपको, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं कर सकते, इसलिए दूसरा भी जो है वो गलत है। फिर बोल रहा है तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, अब तीसरा चेक करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है वेन डिस्प्लेड विथ फ्लैग्स ऑफ अदर नेशंस इन स्टेट लाइन द नेशनल फ्लैग शुड ऑलवेज बी इन द सेंटर। जब भी हम लोग झंडा फहराते हैं देश के साथ, हमारा झंडा जो है हम कोशिश करेंगे किधर हो, वो आपका राइट में हो, ठीक है। लेकिन अगर हम सभी देश के झंडा को अगर आप अल्फ़ाबेटिकली सजा रहे हैं, तब फिर हमारा जो भारत का झंडा इंडिया मतलब जिस सेंस में आएगा वहाँ पे करेंगे। लेकिन अगर रैंडम सभी देश का झंडा लगा रहे हैं, तब उस केस में हमारा झंडा हमेशा राइट में होगा, और भले ही आप झंडा को अल्फ़ाबेटिकली लगाइए या राइट में लगाइए, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारा झंडा हमेशा जो है सबसे पहली बार मतलब सबसे फर्स्ट में फहरेगा और सबसे फर्स्ट में उसको हम लोग झुकाएंगे, ठीक है। तो ये भी गलत है, आंसर क्या हो जाएगा डी, कोई भी हमारा सही नहीं है, क्योंकि हमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पूरा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट। हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के बारे में तो पढ़ते हैं, जो नॉर्मन मेयर्स ने कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके बारे में कुछ कंडीशन है ना, कि 75% वो जो है जिसका कुछ कंडीशन है कि इसमें कम से कम 1500 वैस्कुलर प्लांट होना चाहिए, जो उसी एरिया का होना चाहिए, एंडेमिक होना चाहिए, और उस एरिया का 70% जो नेचुरल वेजिटेशन है वो लॉस हो जाना चाहिए, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट को नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। बाद में इसको कंजर्वेशन इंटरनेशनल जो है वो उस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करके अपना क्राइटेरिया दे दिया। भारत में भी जो है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, और पूरे विश्व में भी आप देख सकते हैं, इंडिया में भी वेस्टर्न घाट, फिर इंडो बर्मा, ठीक है, उसके बाद आपका जैसे हमारा हिमालयन, उसके बाद निकोबार, तो ये सारा भारत में हॉट स्पॉट है, ठीक है। भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं, ठीक। इसके ठीक उल्टा कॉन्सेप्ट होता है बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट। इसमें हम लोग जैसे हॉट स्पॉट में हमने क्या देखा, हम लोग देखे कि यार उसका 1500 वैस्कुलर प्लांट कम से कम होना चाहिए, जो वहीं रहना चाहिए, और 70% उसका वेजिटेशन जो है वो लॉस हो जाना चाहिए, उसको बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में देखेंगे। तो इसमें हम लोगों ने डाइवर्सिटी को ज़्यादा देखा कि 1500 वैस्कुलर प्लांट होना चाहिए, ठीक। लेकिन जब हम लोग कोल्ड स्पॉट का बात करते हैं, तो इसमें हम लोग जो है डाइवर्सिटी, विविधता नहीं देखते, रिचनेस नहीं देखते हैं, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं, इसमें यूनिकनेस देखते हैं, जो बस यूनिकनेस समझ रहे हो, मतलब अनूठा होना चाहिए, ना कि डाइवर्स होना चाहिए। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट कोल्ड स्पॉट एरिया क्या है, दे आर द एरियाज विथ रिलेटिवली लो स्पीसीज रिचनेस विदाउट एनी यूनिक फ्लोरा, नहीं यूनिकनेस तो होगा ही, ठीक है, स्पीसीज रिचनेस भले ही कम हो, लेकिन यूनिक फ्लोरा और फौना रहना चाहिए। और ये कोल्ड स्पॉट नाम से पता चला, कोल्ड एरिया में रहेगा हॉट स्पॉट, हॉट एरिया में, ट्रॉपिकल एरिया थोड़ा टेम्परेट एरिया में भी रहता है, ठीक। और कोल्ड स्पॉट जैसे अंटार्कटिका में की बात करते हैं, अंटार्कटिका का पेंगुइन, अंटार्कटिका का सील, ये सब फेमस है। फिर बोलते पहला गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है कि बिकॉज ऑफ द हार्श एंड अनस्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट द स्पेसिएशन रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट आर वेरी लो, ठीक।
तो इसमें बोल रहा है कि हम जो हमारा कोल्ड स्पॉट होता है वहाँ का कंडीशन जो है, क्लाइमेट कंडीशन बहुत ही अप्रिय और अस्थिर रहता है, इसलिए वहाँ पे स्पेसिएशन मतलब स्पीसीज बनने का दर, प्रजाति बनने का दर जो है बहुत कम होता है। तो हाल ही में दोस्तों एक स्टडी हुआ, उस स्टडी ने पाया कि और हमारा जो ट्रॉपिकल एरिया है, जो उष्णकटिबंधीय एरिया है, वहाँ बहुत ही ज़्यादा स्पीसीज का डाइवर्सिटी है, विविधता है। तो वहाँ पे नए स्पीसीज का बनना जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पूरा एरिया भर चुका है, अब जगह बनने का नहीं है नया स्पीसीज का जन्म लेने का। लेकिन जो कोल्ड स्पॉट एरिया है, भले ही वहाँ पे कंडीशन हार्श, अप्रिय और अस्थिर, अनस्टेबल क्यों नहीं है, फिर भी वहाँ पे स्पीसीज बनने का दर जो है वो फास्ट है, क्योंकि वो एरिया खाली है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग को ऐसा लगता है कि नहीं भाई, ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा स्पीसीज बनने का दर है, तो ये हम उसके ठीक उल्टा एक कॉन्सेप्ट है। ठीक उसी कॉन्सेप्ट को बोल दिया गया पैराडॉक्स ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी विविधता का एक पैराडॉक्स मतलब विडंबना है कि जो एक्सट्रीम एरिया है, चाहे डेजर्ट है, माउंटेन है, उस एरिया में स्पीसीज बनने का जो दर है वो ट्रॉपिकल एरिया के तो मुकाबले में अधिक है। इसलिए ये स्टेटमेंट जो होगा वो गलत होगा, क्योंकि इसमें दर बहुत कम बोला है, कि इसमें हार्श वेदर में। पूछा हमसे कौन सा सही है, तो कोई भी सही नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब क्वांटम इंटेंगलमेंट। क्वांटम आप समझते हो, क्वांटम जिसमें जो डेटा होता है, जैसे एक होता है क्लासिकल कंप्यूटर, ठीक है, वो 0 और 1 में काम करता है, बाइनरी में। क्वांटम क्या होता है, उसमें डेटा जो होता है वो 0 और 1 के बीच में स्टोर रहता है, सब एटॉमिक पार्टिकल पे काम करता है। तो इंटेंगलमेंट का मतलब होता है जहाँ पे दो एटॉमिक पार्टिकल इतना ज़्यादा लिंक एक दूसरे से हो जाता है कि वो एक सिंगल यूनिट का काम के में बात करता है, भले उसका डिस्टेंस कितना भी आप रखो, वो इतना आपस में जुड़ जाएगा कि आप उसको पहचान नहीं पाओगे, उसका एक यूनिक प्रॉपर्टी होगा। उसी को क्वांटम इंटेंगलमेंट बोला जाता है। 2022 का नोबेल प्राइज इसी के लिए दिया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मान लो दो फोटोन है, फोटोन समझते हो, लाइट का एनर्जी का एक यूनिट होता है फोटोन। फोटोन में बहुत सारा आपका पोलराइजेशंस होता है, पोलराइजेशन मतलब पोलर उसका नेचर होता है। ठीक है, तो जब उसका क्वांटम इंटेंगलमेंट होता है तो एक नया टाइप का जो है कैरेक्टरिस्टिक वो शो करता है, उसी को क्वांटम इंटेंगलमेंट बोलते हैं। तो ये क्या है, इट इज़ ए फिनोमिनन वेयर टू और मोर पार्टिकल्स इंस्टेंटेनियसली इन्फ्लुएंस ईच अदर स्टेट रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यह एक ऐसी परिघटना है जिसमें दो या दो से अधिक कण एक दूसरे की स्थिति को तुरंत प्रभावित करते हैं, चाहे उनके बीच की दूरी कुछ भी हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया पाइपलाइन इज ए स्ट्रैटेजिक रूट टू ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो तुर्कमेनिस्तान एक पाइपलाइन है जिसमें हम लोग जो कैस्पियन सी है वहाँ से नेचुरल गैस निकालेंगे, जो तुर्कमेनिस्तान के नज़दीक है, फिर अफगानिस्तान में आएंगे, पाकिस्तान और फिर से होते हुए इंडिया में जाएंगे, ताकि भारत को नेचुरल गैस मिले। ठीक, दूसरा बोल रहा है कि तापी पाइपलाइन विल कनेक्ट द गैल्किंस गैस फील्ड इन तजिकिस्तान विथ फजील्का इन इंडिया। बोल रहा है तजिकिस्तान में जो गैस फील्ड है, हमने तुर्कमेनिस्तान जब यहाँ पे लिखे हैं तो तजिकिस्तान कहाँ से आएगा बताइए। ठीक है, तो ये कहाँ है दोस्तों, ये आपका तुर्कमेनिस्तान में है, और उसको हम लोग पाइपलाइन तो तुर्कमेनिस्तान से शुरू के फजलिका जो इंडिया में, वहाँ पे इसको लेके आएंगे। तो ये गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है तो यहाँ भी तुर्कमेनिस्तान होना चाहिए, या तो यहाँ ताजिकिस्तान होना चाहिए, दोनों जगह एक ही होना चाहिए। तो ये हमारा गलत है, ये सही है। तो आंसर क्या होगा, 1 इज करेक्ट, सेकेंड इज फॉल्स। ठीक, अब इसको आप मैप देखिए, फ़ोटो देखिए तो आपको याद होगा। तो देखिए ये पाइपलाइन है, ये आपका तुर्कमेनिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, और हमारा प्यारा भारत इंडिया है, तभी TAPI तापी हुआ है। तो तुर्कमेनिस्तान में जो हमारा गैस फील्ड है, यहाँ से हम लोग नेचुरल गैस लेंगे, उसको अफ़गानिस्तान का हेरात होते हुए, कंधार होते हुए, पाकिस्तान का क्वेटा, मुल्तान होते हुए, ठीक है, पंजाब में जो फजील्का है वहाँ तक उसको लेके आएंगे। फिर उस गैस को हम लोग यूज कर लेंगे, है ना, कंप्रेस्ड फॉर्म में, LNG में, CNG में, तो वो सारा चीज़ है। ठीक, तो इस तरह का जो है पाइपलाइन हम लोग बिछा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है वो हमारा काम करेगा।
ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक तो हम लोग यहाँ से एक पाइपलाइन लेके आ रहे हैं, है ना, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया फजीलका होते हुए इधर लेके आएंगे। और एक और हमारा पाइपलाइन प्रपोज्ड है, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। तो ये हमारा ईरान है, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है। तो यहाँ से एक पाइपलाइन हम लोग ऐसे करके लेके बिछा रहे हैं, दोनों को पाकिस्तान में जोड़ेंगे। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान का सपोर्ट होना ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान आपको पता है इंडिया का दुश्मन है, सपोर्ट करता नहीं है, टेररिस्ट को, टेररिज्म को प्रमोट करता है। इसलिए भारत इसको बाईपास करने के लिए हम लोग यहाँ से जो है डायरेक्ट जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा बंदर अब्बास पोर्ट है, यहाँ पे आपका गोवा पाकिस्तान का हम लोग ईरान में एक एक मतलब पोर्ट बना है ना, चाबहार पोर्ट। तो प्लस यहाँ पे हमारा ईरान में गैस सऊदी अरेबिया मिलता ही है, कतर में मिलता है, यूएई ओमान में। तो इसके थ्रू हम लोग लेने के बाद बोल रहे हैं, ठीक है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है, केन नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, सिंध नदी। इस नदी को आपको अरेंज करना है, यमुना का जो ट्रिब्यूटरी है ईस्ट से वेस्ट। तो यमुना नदी जा रही है, ठीक है। तो चंबल, केन, बेतवा, सिंध ईस्ट से वेस्ट, मतलब इधर से इधर आपको करना है, ठीक है। अब देखिए, जो अगर हम बात करेंगे चंबल नदी के बारे में दोस्तों, तो चंबल नदी जो है जैसे यमुना है ये, ठीक है, ये यमुना है। तो सबसे पहले चंबल नदी जो है यहाँ पे इधर से मिलती है, ठीक है, क्लियर है। चंबल नदी, ये चंबल नदी मान लीजिए, चंबल नदी में एक नदी मिलती है जिसका नाम है काली सिंध नदी, ठीक है। उसके बाद एक सिंध नदी इधर से डायरेक्ट यमुना में मिलती है, ये है सिंध नदी, ठीक। सिंध नदी के बाद ये इधर नदी एक मिलती है, उसका नाम है बेतवा नदी, और इधर के बाद केन नदी। तो अगर ईस्ट से वेस्ट अगर देखेंगे तो सबसे पहले केन होगा, फिर बेतवा, फिर सिंध और फिर चंबल, ठीक, क्लियर। तो हमारा जो आंसर होगा सबसे पहले होगा केन, मतलब एक, फिर होगा 3, 3 के बाद होगा 4, फिर होगा 2, 1 3 4 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा 14 का ऑप्शन बी, ठीक है। आपने सुना हो केन बेतवा लिंक, तो केन का एक्स्ट्रा एक्सेस पानी हम लोग बेतवा में डाल रहे हैं, लेकिन उसके कारण पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो डूब रहा है, इसलिए वो न्यूज़ में भी रहता है, क्लियर। तो आंसर हो गया, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी होगा, ठीक है। बाकी हम लोग ज्योग्राफी में डिटेल में आपको पढ़ाया है मैप वेब, ठीक है, और सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसको देखिए, आपको बहुत आसान होगा। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला विथ रेफरेंस टू द रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है, ऐसा एलिमेंट जो नेचुरल तरीक़ा से रेडिएशन को जनरेट करते हैं, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है। मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिव होते हैं, खासकर वो एलिमेंट जो हेवी होते हैं। हेवी मतलब जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वैसे एलिमेंट जो है अपना न्यूट्रॉन को एमिट करता है ताकि बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो वैसे एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है, कोई हम लोग रेडियो एक्टिव कंपाउंड बनाए उससे वो निकलने लगे, या फिर नेचर भी जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट को जनरेट करता है, ठीक है, जिसके कारण आपका ये सब रेडिएशन पोल्यूशन भी होता है, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव जो पोल्यूशन होता है दोस्तों, ये नुकसान होता है ना। रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन होता है उसका वेवलेंथ जो होता है वो 100 से 300 नैनोमीटर तक होता है, और बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी, अल्ट्रावायलेट एनर्जी इसका होता है, ठीक है। इसे स्किन कैंसर ये सब भी होता है। तो बोल रहा है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इज काउड ओनली बाय द एंथ्रोपोजेनिक सोर्स, नहीं, नेचर के कारण भी होता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। फिर बोल रहा है जेरोडर्मा पिगमेटोसोम इज काउड बाय द एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अगर आपको नहीं भी पता है फिर भी देखिए, पिगमेंट मतलब क्या होता है, दाग धब्बा, और डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन। तो स्किन में दाग धब्बा रेडिएशन के कारण हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, नॉर्मल स्टेटमेंट है। तो हमेशा लॉजिक, ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग LOR को जरूर प्रयोग कीजिए। फिर बोल रहा था इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इज मेजर इन डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट मैंने आपको बताया था, इससे हम लोग क्या नापते हैं, इससे हम लोग नापते हैं ओजोन लेयर का थिकनेस। ओजोन लेयर का थिकनेस में आते हैं, जिसमें 100 डॉप्सन यूनिट बराबर जिसमें 100 सेंटीमीटर बराबर 1 डॉप्सन यूनिट होता है। और डॉप्सन यूनिट से हम लोग क्या नापते हैं,
ओजोन लेयर का थिकनेस, ठीक है, राइट। तो ये हमारा जो है वो गलत है, ठीक। बाकी ये तो रेडिएशन है, तो रेडिएशन का कैसे नाप पाओगे, इसमें रेडिएशन यूनिट में नापोगे, डॉप्सन यूनिट में तो ओजोन का नापते हैं, ये मैंने बहुत बार बताया। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा है, तो कौन सा करेक्ट है, एक ही करेक्ट है, तो इसलिए केवल एक ही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक। तो इस तरह हम लोगों ने आज जो है 15 क्वेश्चन किए। आशा करते हैं कि ये जो हम डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और समझा रहे हैं, हम आपको कुछ रटा नहीं रहे हैं, इससे आपको प्रीलिम्स में निकालने में काफ़ी मदद मिलेगा। बस आपका काम ये है कि लेक्चर को 2-3 बार देखिए, उसका नोट्स बनाइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, और बार बार उसको पढ़िए। बाकी जो स्टैटिक बुक्स आपका है, लक्ष्मीकांत का पॉलिटी है, स्पेक्ट्रम है, लूसेंट है ना, फिर इकोनॉमी का मृणाल सर का है, या फिर जो भी आपके पास वो है, साइंस एंड टेक का लिए रवि अग्रहारी सर का बुक है, ठीक। और ज्योग्राफी के लिए 11-12 का एनसीईआरटी है, जीसी लियोंग का किताब है, और इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल सर है, या फिर जो भी आपके पास है वो। ये अगर इतना आप कर ले रहे हो और ये प्रीलिम्स जो प्रैक्टिस क्वेश्चन का इतना कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 2013 से बाद से हमने पीवाईक्यू का सॉल्यूशन भी करवाया है, ठीक है, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रीलिम्स का, वो भी देखिए, एक नया ढंग से करवाया गया है, जहाँ पे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा, और क्वेश्चन डिकोड करने का, सॉल्व करने का टेक्निक भी उसमें बताया गया है। देखिए, सारा चीज़ आप ही लोग के लिए किया जा रहा है मेहनत से। बस आपका काम ये दोस्तों अच्छे से पढ़िए, और अगर चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट में बताइए कि कैसा क्लास लग रहा है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मन लगा के पढ़े। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।